हेलो एवरीवन। तो अपन डिस्कस कर रहे थे ओटी एनेस्थीसिया इमरजेंसी आईसीयू के अंदर। ओटी पढ़ लिया था अपन ने। ओटी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था ओटी के अंदर कौन कौन सी पोजीशन यूज में लेते हैं। फिर पढ़ा था अपन ने कि ओटी के अंदर जो एनर्जी सोर्सेस है वो कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं। उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज अपन ओटी के सेशन में क्या पढ़ेंगे, सर्जिकल ब्लेड और इंस्यूसर मटेरियल्स को पढ़ेंगे कि ओटी के अंदर इंसिजन लगाने के लिए कौन कौन सी सर्जिकल ब्लेड्स को यूज में लिया जाता है और उसको कैसे यूज़ करेंगे, सर्जिकल ब्लेड को कैसे कैरी करेंगे, कैसे सर्जन को फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि फ्यूचर मटेरियल्स है वो कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं, उनके क्या क्या नाम है, उसकी साइज़ को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके। और कौन कौन सी कंपनी के कौन कौन से ब्रांड के फ्यूचर आते हैं। लेसन को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को अपन कि सर्जिकल ब्लेड या फिर जिसको बोलेंगे अपन स्कैल्पल। ओके, स्कैल्पल। आप सबसे पहले इमेज देखते हैं अपन ताकि अपने को इजीली समझ में आ जाए कि जो सर्जिकल ब्लेड है वो किसको बोलेंगे, कैसी दिखती है। दिस वन इज सर्जिकल ब्लेड या फिर स्कैल्पल ब्लेड। इसको क्या बोलेंगे अपन, सर्जिकल ब्लेड या फिर स्कैल्पल ब्लेड। ये जो पीछे की आपको पीछे की जगह आपको जो ये खाली जगह दिख रही है, की स्लॉट, ये की स्लॉट है। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये जो बीपी हैंडल है या फिर ब्लेड का जो हैंडल है जिसको बीपी हैंडल या फिर सर्जिकल ब्लेड हैंडल बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये फिक्स करते हैं, उसके साथ में इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो खाली स्पेस होगा यहाँ पे क्या आएगा, ये जो बीपी हैंडल है इसका हैंडल यहाँ पे फिट होता है। यहाँ पे हैंडल फिट होगा तो इसको बोलेंगे की स्लॉट। ओके। ये जो शार्प एज है ये यहाँ से शार्प एरिया होता है इस ब्लेड का, यहाँ से ये ब्लेड क्या करती है, कट करती है। इस शार्प एरिया को क्या बोलते हैं, शार्प एज। या फिर इसी एरिया को आपको ध्यान रखना है क्या बोलते हैं, बेली। बेली पार्ट ऑफ द एब्डोमेन किसको बोलेंगे, ये जो शार्प एरिया होगा इसको, लास्ट में टिप है। और जो बैकवर्ड पार्ट है शार्प एरिया के पीछे वाला एरिया उसको क्या बोलते हैं, स्पाइन एरिया। जैसे कि अपने ह्यूमन बींग के अंदर स्पाइनल एरिया और आगे एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन को बेली बोलते हैं। उसी टाइप में ब्लेड के शार्प एरिया को बेली बोलेंगे और उसके बैकवर्ड एरिया को क्या बोलेंगे अपन, स्पाइन। ओके। इस तरफ आपको ये जो बीपी हैंडल है दिख रहा है, इसके अंदर इस सर्जिकल ब्लेड को क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद में इस ब्लेड को यूज में लिया जाता है। ओके। तो सर्जिकल ब्लेड की अगर डेफिनेशन पूछे तो अपन क्या लिखेंगे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको इंसिजन बनाने के लिए सर्जरी में यूज में लिया जाता है। ओके। ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेक इंसिजन ड्यूरिंग सर्जरी। क्या लिखेंगे अपन अगर अपने को डेफिनेशन पूछे तो, ए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेक इंसिजन मेक मेक इंसिजन ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी। ओके। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको सर्जरी में इंसिजन बनाने के लिए, कट लगाने के लिए यूज में लिया जाए उसको क्या बोलेंगे अपन, सर्जिकल ब्लेड बोलेंगे। ओके। चलिए उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं कि ये जो ब्लेड है ये कितने टाइप की आती है। ये नंबर के अकॉर्डिंग आती है, जैसे 10 नंबर, 11 नंबर या फिर 12 नंबर, 20, 21, 23, इस टाइप में नंबर में आती है। ओके। तो टाइप्स ऑफ द सर्जिकल ब्लेड अपन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द सर्जिकल ब्लेड। ओके। सर्जिकल ब्लेड के टाइप पढ़ें तो फर्स्ट नंबर सबसे पहले सर्जिकल ब्लेड को पढ़ेंगे, वो कितने नंबर की है, ब्लेड नंबर 10। कितने नंबर की, 10 नंबर की। अब आप इमेज, अपन इमेज देखेंगे साथ ही साथ में कि इमेज में आपको वो ब्लेड जो 10 नंबर की होगी वो कैसे दिखेगी, वो कैसी दिखेगी।
दिस वन इज अ 10 नंबर सर्जिकल ब्लेड। अगर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन कभी पूछ ले एग्जाम में, तो आपको इमेज ही याद रखना है मेनली, कि इमेज देखोगे आपको पता होना चाहिए कि ये कितने नंबर की ब्लेड है। तो इमेज देख के ही आपको पता लगाना है कि ये कितने नंबर की ब्लेड है। यहाँ पे आपको ब्लेड के ऊपर 10 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ 10 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो इसके ऊपर 10 लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको। ओके, तो ये कितने नंबर की ब्लेड है, 10 नंबर की। ओके, इसको यूज में कहाँ कहाँ लिया जाता है, तो मेनली 10 नंबर की ब्लेड को सॉफ्ट टिश्यू कटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। कहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यू कटिंग। यूजेज की अगर बात करूं, ओके, तो हार्वेस्टिंग द आर्टरी, किसी भी आर्टरी सर्जरी कर रहे हैं और सर्जरी के ऊपर कहीं लिम्फ नोड वगैरह है या फिर आर्टरी को क्लीन करना है, हार्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे आप 10 नंबर की ब्लेड यूज़ मिलेंगे। हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए ये आर्टरी है और यहाँ पे आप सर्जरी कर रहे हैं, मान लीजिए कैंसर की सर्जरी है, तो इस आर्टरी के ऊपर बहुत सारे मसल्स या फिर लिम्फ नोड क्या है चिपके हुए हैं, तो इस लिम्फ नोड को हटाने के लिए, यहाँ इस आर्टरी को हार्वेस्ट करने के लिए कौन सी ब्लेड यूज में लेंगे, 10 नंबर की सर्जिकल ब्लेड यूज में लेंगे। ओके, या फिर इंगुइनल हर्निया है उसको रिपेयर करने के लिए, इंगुइनल हर्निया रिपेयर, लेप्रोटोमी एंड स्टेक्टोमी में भी इस ब्लेड को यूज में ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में बात करें तो LSCS, लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन में भी इस ब्लेड को कभी कभी यूज में लिया जाता है। तो ये तो हो गया 10 नंबर्स की ब्लेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अपन, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट देखेंगे अपन ब्लेड नंबर 11। अगली कौन सी ब्लेड है, ब्लेड नंबर 11, नंबर 11 ब्लेड। सबसे पहले इसकी पिक्चर फोटो देख लेते हैं कि ये अगर आपके सामने इमेज बेस कभी पूछ ले तो ये ब्लेड जो 11 नंबर की है, ये ब्लेड कैसी दिखती है। देखिए ये 11 नंबर की ब्लेड है, ये 11 नंबर की ब्लेड है जो आपको दिख रही है, यहाँ पे ऊपर 11 लिखा हुआ है। और ये जो इसकी साप है, आगे से बेली है वो बिल्कुल एकदम फ्लैट है, और टिप है जो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ टिप दिख रही है आपको। ओके, तो इसको स्टेप ब्लेड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टेप ब्लेड भी कहते हैं। आल्सो कॉल्ड स्टेप ब्लेड। स्टेप ब्लेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आगे का एरिया है वो बिल्कुल साफ है, एक पॉइंट क्रिएट करता है। जैसे आप इंसिजन या फिर कहीं पे भी ऐसे लगाओगे उस ब्लेड को, तो वो एक पॉइंट क्रिएट करेगा, एक स्टेप वुंड क्रिएट करेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टेप ब्लेड बोलते हैं। ओके, इसके यूजेस की बात करूँ कि ये जो 11 नंबर की ब्लेड है सर्जिकल ब्लेड, इसको कहाँ कहाँ पे यूज में लेंगे, तो I&D, कहीं पे अगर पस कलेक्शन हो रखा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, इंसीजन लगा के ड्रेनेज करने के लिए, या फिर ICD इंसर्ट करते हैं तो छोटा सा इंसीजन लगाना पड़ता है, ICD। ओके, इंट्रासेस्ट ड्रेनेज ट्यूब लगाते हैं ICD। तो ICD इंसर्ट करने के लिए अगर इंसीजन लगाना है, सर्जन कभी आपको रेडी करने के लिए बोले कि ICD के लिए रेडी करो, तो वहाँ पे आपको कौन सा सर्जिकल ब्लेड लेना है, 11 नंबर का सर्जिकल ब्लेड। किसके लिए, इंसीजन एंड ड्रेनेज। आर्ट्रियोटॉमी, किसी आर्टरी की सर्जरी कर रहे हैं, एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, तो उस आर्टरी को कट करने के लिए या फिर उसके अंदर किसी वुंड को निकालने के लिए आर्ट्रियोटॉमी। आर्टरी में क्या है, होल क्रिएट करने के लिए कौन सी सर्जिकल ब्लेड, 11 नंबर की। अगर किसी पेशेंट की ट्रेक्योस्टमी करनी है, ट्रेक्योस्टमी करनी है तो ट्रेकिया के ऊपर स्टेप वुंड से ही ट्रेकिया के अंदर हॉल क्रिएट किया जाता है, जहाँ से आप जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उसको इंसर्ट करते हो। तो अगर आप पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो ट्रेकियोस्टोमी के लिए, तब भी आपको कौन सी प्लेट रेडी करनी है, 11 नंबर की। ओके, ट्रोकार इंसर्शन और कहाँ पे यूज में लेंगे,
ट्रोकार इंसर्शन में कब, जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करने के लिए एक प्लास्टिक शेप के एक क्या आते हैं, इस टाइप में प्लास्टिक शेप का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर ये वे प्रोवाइड करवाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एब्डोमेन में इंसर्ट करने के लिए। तो इस प्लास्टिक के इस इंस्ट्रूमेंट को, या फिर ये मेटेलिक भी आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रोकार। इस ट्रोकार को एब्डोमिनल कैविटी में इंसर्ट करने के लिए वुंड क्रिएट किया जाता है, हॉल क्रिएट किया जाता है। वहाँ पे भी कौन सी ब्लेड यूज में लेनी है आपको, 11 नंबर की ब्लेड यूज में लेनी है। ओके, तो ये यूजेज हो गया 11 नंबर ब्लेड्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन सी नंबर की ब्लेड है। नेक्स्ट ब्लेड है आपके 12 नंबर की। नंबर 12 कितने नंबर की, 12 नंबर की। सबसे पहले इमेज देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि 12 नंबर की ब्लेड देखने में दिखती कैसी है। ओके, दिस वन इज 12 नंबर ब्लेड। इमेज में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है। ये कितने नंबर की ब्लेड है, 12 नंबर की। यहाँ पे 12 लिखा होता है, इसमें लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ये आगे से कर्व्ड दिख रही है आपको, इसकी टिप है वो कैसी दिख रही है, कर्व्ड दिख रही है, सी शेप दिख रही है। तो 12 नंबर की ब्लेड की जो टिप होती है वो कर्व्ड या फिर सी शेप होती है। ओके, ये सी शेप क्यों होती है कि इसको मोस्टली कहाँ पे यूज में लिया जाता है, स्यूचरिंग को कट करने के लिए। इसलिए इस ब्लेड को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्यूचर रिमूवल ब्लेड। इस ब्लेड को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्यूचर रिमूवल ब्लेड। इस ब्लेड को स्यूचर रिमूवल ब्लेड भी बोलते हैं। ओके, या फिर स्मॉल इंसिजन कहीं पे भी क्रिएट करना हो तो भी इस ब्लेड को यूज में ले सकते हैं। ओके, यूज फॉर मेक स्मॉल इंसिजन लेस देन 5 सेंटीमीटर। ओके, लेस देन 5 सेंटीमीटर का स्मॉल इंसिजन अगर क्रिएट करना हो कहीं पे, तब भी वहाँ पे कौन सी ब्लेड यूज में लेंगे आप, 12 नंबर की यूज में ले सकते हैं। ओके, अदर बात करूँ मैं कि कहाँ कहाँ पे यूज में ली जाती है इस ब्लेड को, कहाँ कहाँ यूज में लिया जाता है। तो अगर टॉन्सिल की सर्जरी हो रही है तो टॉन्सिल की सर्जरी में बिल्कुल स्मॉल सा इंसिजन क्रिएट करना होता है, तो टॉन्सिलेक्टोमी में। ओके, कहाँ पे, टॉन्सिलेक्टोमी में। नेजल सेप्टम की सर्जरी करनी हो किसी में, नेजल सेप्टम डेविएशन अगर प्रॉब्लम है और उसको सही करने के लिए सेप्टोप्लास्टी कर रहे हो, सेप्टोप्लास्टी, तब भी कौन सी ब्लेड यूज में लेंगे, 11 नंबर की। ओके, या फिर क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी, बच्चों में क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी कर रहे हो, या फिर रीनल कैलकुलाई रिमूवल में। कहाँ पे, रिनल कैलकुलाई को रिमूव करने के लिए कौन सी ब्लेड यूज में लेंगे, ब्लेड नंबर 12। तो ये कौन सी हो गई, जिसकी टिप कर्व्ड है, आपको सी शेप की दिख रही है, याद रखना है कितने नंबर की ब्लेड है, 12 नंबर की ब्लेड है। जबकि आगे से टिप अगर बिल्कुल फाइन है, पॉइंटेड है, तो वो कौन सी है, 11 नंबर की ब्लेड। नेक्स्ट वन 4th नंबर पे अपन देखेंगे 15 नंबर की ब्लेड। नेक्स्ट वन कितने नंबर की ब्लेड है, 15 नंबर की ब्लेड। नंबर 15, इमेज देख लेते हैं ताकि इमेज बन जाए पहले माइंड में कि ये जो 15 नंबर की ब्लेड है ये कैसी दिखती है, किस टाइप की दिखती है। ओके, दिस वन इज 15 नंबर ब्लेड, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। इसका पॉइंट भी थोड़ा सा साफ है, लेकिन इसका जो बेली पार्ट है ये ज़्यादा लंबा लॉन्ग इसकी लेंथ नहीं है, ये छोटा सा है। ओके, तो ये कौन सी ब्लेड है, 15 नंबर की ब्लेड है। ओके, इसको कहाँ कहाँ पे यूज में लेंगे, तो इसको अगर इंट्रा एब्डोमिनल कहीं सर्जरी कर रहे हैं और प्रीसाइड कट करना है छोटा सा इंटरनल बॉडी ऑर्गन में, तो वहाँ पे यूज में लेंगे। ओके, सॉफ्ट टिश्यू लाइक ओरल सर्जरी में भी इसको यूज में ले सकते हैं। ओके, पेडियाट्रिक सर्जरी में मोस्टली और प्लास्टिक सर्जरी में और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में इसको मोस्टली यूज में लिया जाता है। ओके, और अगर कहीं पे भी स्किन के अंदर या फिर बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में कहीं पे भी सिस्ट है, तो सिस्ट को रिमूव करने के लिए भी इस ब्लेड को यूज में लिया जाता है। तो 15 नंबर की ब्लेड को कहाँ कहाँ पे यूज में लेंगे,
टू मेक प्रिसाइज कट। कहाँ पे? इंटरनल बॉडी ऑर्गन में। ओके या फिर यूज फॉर सॉफ्ट टिश्यू लाइक ओरल सर्जरी। यूज फॉर सॉफ्ट टिश्यू लाइक ओरल सर्जरी। एंड ये जो ब्लेड है ये मोस्ट कॉमनली यूज इन पेडियाट्रिक एंड प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में इसको मोस्टली यूज में लिया जाता है। ओके या फिर लास्ट में अपन ने क्या बात की थी? सिस्ट को रिमूव करने के लिए भी इस ब्लेड को यूज में लेते हैं। ओके सिस्ट रिमूवल। ओके तो सिस्ट को रिमूव करने के लिए भी कहाँ पे? प्रिसाइज कट के लिए सॉफ्ट टिश्यू लाइक ओरल या फिर आप बोलेंगे कि पेडियाट्रिक या फिर प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कौन सी ब्लेड यूज में लेंगे? 15 नंबर की। और सिस्ट रिमूवल के लिए भी अगर ब्लेड का अगर आपको कभी पूछे तो कौन सी लेंगे? 15 नंबर की सर्जिकल ब्लेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन नंबर देखेंगे ब्लेड का तो वो होगी 20 या फिर 21 की। दोनों ही आपको सेम शेप की दिखती है, इसलिए आपको अलग से कभी पूछेंगे नहीं, इसलिए अपन दोनों के नंबर साथ में देख लेते हैं। कितने नंबर की? नंबर 20 एंड 21। 20 एंड 21। ओके दिस वन इज 20 नंबर ब्लेड। 20 नंबर इसका बेली पार्ट थोड़ा सा डायलेटेड है। ओके थोड़ा सा बड़ा है और इसकी यहाँ की जो लेंथ है, सरफेस एरिया है साफ पार्ट का, वो भी थोड़ा सा क्या है? लॉन्ग है कंपेरेटिव टू द 15 नंबर ब्लेड। ओके देन ये कहाँ पे? जनरल सर्जरी या फिर मोस्टली ऑर्थोपेडिक सर्जरी में यूज में लिया जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पूछते नहीं है 20 और 21 की ब्लेड। या फिर फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल के अंदर भी आपको ये ब्लेड बहुत कम देखने को मिलेगी, इतनी ज़्यादा यूज में लेते नहीं हैं। ओके तो मोस्टली यूज्ड इन जनरल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी। कहाँ पे यूज में लेंगे? मोस्टली या तो जनरल सर्जरी में या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इस ब्लेड को यूज में लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन से नंबर की ब्लेड है? 22 नंबर की। नंबर 22 इसका भी इमेज की बात कर लेते हैं कि इमेज में 22 नंबर की ब्लेड आपको कैसी दिखती है। दिस वन इज 22 सेम एज 20 दिख रही है, लेकिन इसका जो बेली पार्ट है वो थोड़ा सा डायलेटेड आपको दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और इसका सरफेस एरिया भी साफ पार्ट का थोड़ा सा क्या है? लॉन्ग है। ओके ये 22 नंबर की ब्लेड को भी वाइड लोकल एक्सीजन में यूज में लिया जाता है। कहाँ पे? वाइड लोकल एक्सीजन में, WLE वाइड लोकल एक्सीजन। इट मीन्स कि अगर स्किन के ऊपर कोई ट्यूमर है बड़ा सा और लंबा सा या फिर लॉन्ग आपको इंसिजन लगाना है, तो वहाँ पे जैसे कि लेप्रोटॉमी हो गया या फिर कोई ट्यूमर को रिमूव करने के लिए ओके वाइड लोकल एक्सीजन लगाना है, तो कौन सी यूज में लेंगे? 22 की। ओके नेक्स्ट वन या फिर लास्ट में बात करूँ तो कौन से नंबर की ब्लेड होगी? वो होगी आपके 23 नंबर की। नंबर 23 नंबर की ब्लेड की भी अगर इमेज की बात करें तो इमेज देख लेते हैं अपन, ताकि इमेज क्लियर रहे आपके दिमाग में। 23 नंबर ये कितने नंबर की ब्लेड है? 23। आपको 23 लिखा दिख रहा है। इसका थोड़ा सा टिप है वो थोड़ा सा साफ ज़्यादा है,
कंपेरेटिव टू द 22, और इसका जो बेली पार्ट है या फिर साफ पार्ट है वो इसकी लेंथ भी, सरफेस एरिया भी काफ़ी बड़ा है। ओके, ये 23 नंबर की ब्लेड को मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है कंपेरेटिव टू द 22। 22 नहीं लेके 23 लेते हैं, कहाँ पे, वाइड लोकल एक्सीजन में। ओके, या फिर लिख सकते हैं कि यूज इन कार्डियक सर्जरी, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल सर्जरी। ओके, कार्डियक, थोरेसिक या फिर एब्डोमिनल, जैसे कि लेप्रोटोमी हो गया, कार्डियक सर्जरी हो गया, सीएबीजी हो गया, उसमें क्या लगता है, वाइड लोकल एक्सीजन होता है। तो वहाँ पे कौन सी यूज में लेते हैं, 23 नंबर की ब्लेड। तो यहाँ पे ये आपका ब्लेड कितने कितने नंबर की थी वो कंप्लीट हो गया। आपको मोस्टली याद रखना है, उसकी बात करूँ तो मैं एक ब्लेड आप याद रखना 11 नंबर की, 12 की, 15 की और 23 की। इनके ऊपर स्टार लगा के रखना। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको एग्जाम में अगर पूछेंगे इमेज देके तो यही ब्लेड के नंबर पूछेंगे, या फिर इस ब्लेड के फंक्शन आपको पूछेंगे 11, 12, 15 और 23 की। ओके, इसके बाद में ब्लेड के साथ में अपन ने पढ़ा था, ब्लेड होल्डर को भी पढ़ा था कि ये ब्लेड है, इसको आप सेपरेटली तो यूज़ नहीं कर सकते, इसको हैंडल लगाना पड़ेगा, ब्लेड हैंडल लगाना पड़ेगा। ओके, तो ब्लेड हैंडल को भी देख लेते हैं। ब्लेड हैंडल, ओके, ब्लेड हैंडल या फिर इसी को बोलेंगे अपन ब्लेड होल्डर। ओके, ब्लेड होल्डर। इमेज देख लेते हैं इसका भी, ताकि एक इमेज है ब्रेन में, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये जो ब्लेड होल्डर है ये दिखता कैसा है। ओके, ये आपके सामने है। 3 सर्जिकल ब्लेड होल्डर आपको दिख रहे हैं। एक पे लिखा हुआ है 3 नंबर, एक पे लिखा हुआ है 3 नंबर, एक पे लिखा हुआ है 4 नंबर, एक पे लिखा हुआ है 3 एंड 4 कॉमन। एक साइड में 3 नंबर है, एक साइड में 4 है, एक साइड में 3 है और एक साइड में 4 है। एक के ऊपर 3 लिख रहा है, एक के ऊपर 4 लिखा हुआ है। ओके, तो अलग अलग सर्जिकल ब्लेड के लिए ये जो सर्जिकल ब्लेड हैंडल है ये अलग अलग यूज में लिए जाते हैं। तो कौन सी ब्लेड के लिए कौन सा यूज में लेंगे, यही अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इस ब्लेडर को सबसे पहले डिस्कवर किया था, ठीक है, पार्कर होल्डर नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इस ब्लेड को बीपी हैंडल भी कहते हैं। इस ब्लेड को क्या कहते हैं, बीपी हैंडल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बीपी हैंडल। तो अगर आपको कहीं हॉस्पिटल में ड्यूटी लगे और आपको पूछे कि बीपी हैंडल लाओ, तो बीपी हैंडल का मतलब स्पिग मोमेंटोमीटर का कोई हैंडल नहीं होता। हाँ, ओके, बीपी हैंडल का मतलब होता है ब्लेड होल्डर। बार्ड पार्कर होल्डर, बीपी का मतलब क्या होता है, बार्ड पार्कर। ओके, तो बीपी हैंडल, क्योंकि ये साइंटिस्ट था, सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था इस हैंडल को। ओके, ये वेरियस टाइप के आते हैं, अलग अलग वेरियस टाइप। ओके, एक तो 3, एक 7 और एक 4। यहाँ पे 7 नंबर का नहीं लिया हुआ है, हाँ 3, 7 और 4 तीन अलग अलग नंबर के आते हैं। ये नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 4। नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 4। नंबर 3 की बात करूँ तो ये कौन कौन सी ब्लेड के लिए यूज में लेंगे, तो यूज्ड फॉर ब्लेड नंबर 10, 10, 11, 12 एंड 15। 7 नंबर की बात करूँ मैं तो यूज्ड फॉर नंबर 11। ओनली 11 नंबर के ब्लेड के लिए 7 नंबर का बीपी हैंडल यूज में लेते हैं। ओके, नंबर 4 की बात करूँ तो ये यूज में लेंगे कहाँ पे, यूज फॉर 20, 22 एंड 23 नंबर सर्जिकल ब्लेड। तो ये नंबर भी आपको याद रखने हैं। ओके, नंबर 3 है, नंबर 3 बीपी हैंडल है, वो ब्लेड नंबर 10, 11, 12 और 15 के लिए, नंबर 7 ओनली 11 के लिए, और नंबर 4 ब्लेड हैंडल है वो यूज में लिया जाएगा बीपी हैंडल, वो 20, 22, 21 या फिर 23
इन सब ब्लेड के लिए, यानी कि बड़ी साइज़ की जो ब्लेड होगी उसको हैंडल करने के लिए 4 नंबर का। नंबर 7 ओनली फॉर 11 नंबर, और नंबर 3 में आप 10, 11, 12 और 15 इनमें से कोई भी ब्लेड को लगा सकते हो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द, आपने क्या किया है, इस सर्जिकल बीपी हैंडल के अंदर ब्लेड को फिट भी कर दिया है, फिक्स कर दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने, क्योंकि अगर आपको जो ड्यूटी है वो कहीं ऑपरेशन थिएटर में लग गई जॉइनिंग के बाद में, तो आपने बीपी इस हैंडल के अंदर ब्लेड को फिक्स कैसे करना है और फिक्स कैसे करना है, फिर अगर आप सर्जन को पास कर रहे हो ब्लेड, तो आपको सर्जन को पास कैसे करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, फर्स्ट, आपको जब भी ये ब्लेड है, इस ब्लेड को बीपी हैंडल के अंदर फिक्स करना है, तो आपको हाथ से इस ब्लेड को बीपी हैंडल के अंदर फिक्स नहीं किया जाता है। हमेशा नीडल होल्डर से क्या करना है, नीडल होल्डर से इस ब्लेड को पकड़ना है और उसके बाद में इस बीपी हैंडल के अंदर उस ब्लेड को क्या करना है, फिक्स करना है। तो हाथ से आपको ये जो ब्लेड है इसको कैरी नहीं करना है, क्या करना है, नीडल होल्डर से पकड़ना है और फिर फिक्स करना है इस बीपी हैंडल के अंदर। ओके, उसके बाद में जब भी आप सर्जिकल ब्लेड जैसे शार्प इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो, ये सर्जिकल ब्लेड हो गया या फिर अदर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट, तो उसको आप क्या है, ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही सेपरेटली कैरी नहीं करना है। उसको क्या करना है, हमेशा किडनी ट्रे के अंदर कैरी करना है। जैसे अगर सर्जन आपको बोले कि सर्जिकल ब्लेड दो ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द सर्जरी स्टार्ट करने से पहले, इंसिजन लगाने से पहले वो आपसे मांगेगा कि ब्लेड दो, तो आपको ऐसे ही ब्लेड सेपरेटली नहीं पकड़ानी है। ब्लेड को क्या करना है, किडनी ट्रे के अंदर डाल के फिर किडनी ट्रे सर्जन की ओर क्या करना है, आपको पास करना है, ताकि वो इसके अंदर से ब्लेड को उठा लेगा और यूज़ करने के बाद वापस आपको क्या करना है, उसी किडनी ट्रे को सर्जन के आगे करना है, ताकि सर्जन यूज़ करने के बाद वापस उसी ब्लेड को उस किडनी ट्रे के अंदर डाल दे। ओके, ठीक है। और जब भी आप थर्ड बात करें, तो थर्ड बात, जब भी आप सर्जिकल ब्लेड को पास कर रहे हो, उस किडनी ट्रे को पास कर रहे हो सर्जन को, तो हमेशा जो शार्प पॉइंट है वो आपकी तरफ होना चाहिए, ना कि सर्जन की तरफ। जो ब्लेड का शार्प पॉइंट है वो हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए। ओके, ठीक है। इंसिजन होता है वो हमेशा फार टू नियर क्रिएट किया जाता है, और जब भी इंसिजन लगाया जाता है तो ब्लेड को प्रिपेंडिकुलर क्या किया जाता है, उसकी पोजीशन होती है। चलिए देख लेते हैं इसको वन बाय वन कि कैसे। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, नेवर यूज ए फिंगर टू फिट द ब्लेड इन होल्डर, ऑलवेज यूज निडल होल्डर। हमेशा आपको निडल होल्डर यूज करके इस ब्लेड को क्या करना है, ब्लेड हैंडल के अंदर, बीपी हैंडल के अंदर फिक्स करना है। ओके, ऑलवेज कैरी द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इन द किडनी ट्रे। शार्प इंस्ट्रूमेंट को आपको हमेशा किडनी ट्रे के अंदर कैरी करना है। ओके, इसको सेपरेटली कैरी नहीं करना है, ना ही सर्जन को पास करना है। ओके, वाइल passing the blade to the surgeon, the sharp point or point end should be toward down और यू, यानी कि जब भी आप सर्जिकल ब्लेड को पास कर रहे हो तो जो सर्जिकल ब्लेड का शार्प पॉइंट है वो हमेशा आपकी तरफ रहना चाहिए, ना कि सर्जन की तरफ। इसका इमेज होगा, इमेज में देख लेते हैं अपन कि कैसे सर्जिकल ब्लेड को पास करना है। देखिए
ये तो आपको इमेज देके मैं समझा रहा हूँ, वरना आप ऐसे सेपरेटली ब्लेड को कभी भी सर्जन को पास नहीं करना है। और मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो, कभी किडनी ट्रे प्रेजेंट नहीं हो, और अगर आपको सर्जिकल ब्लेड को पास करना, तो आप कैसे करोगे? इस टाइप में। ये जो हैंड है ये किसका है? नर्सिंग ऑफिसर का। ये किसका हैंड है? नर्सिंग ऑफिसर का, एनओ का, या फिर किसका? स्क्रब नर्स का। दिस हैंड इज सर्जन। ओके। तो ये जो साफ टिप है सर्जिकल ब्लेड का, ये जो साफ टिप है ये हमेशा टूवर्ड्स डाउन, या तो नीचे की तरफ या फिर इस तरफ कौन है? स्क्रब नर्सिंग ऑफिसर आपकी तरफ होना चाहिए। क्योंकि आप उसको सर्जिकल ब्लेड क्या करवा रहे हो? पास करवा रहे हो, तो आपको पता है, उसको पता नहीं है। क्योंकि उधर अगर उसने देखे बिना हाथ इधर कर दिया तो उसको क्या हो सकता है? इंजरी हो सकता है, कट लग सकता है। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका साफ एंड टूवर्ड्स द नर्सिंग ऑफिसर या फिर टूवर्ड्स डाउन होना चाहिए। ओके। तो इस तरह से आप क्या करोगे? सर्जिकल ब्लेड को पास करोगे। चलिए फिर बात करें कि ओटी के अंदर जो इंसिजन क्रिएट किया जाता है, वो हमेशा इंसिजन कैसे क्रिएट करते हैं? फ्रॉम फार टू नियर इन ओटी। मेड द इंसिजन फ्रॉम फार टू नियर। फार टू नियर मतलब सर्जन से जितना फार एरिया होगा, जो फार पॉइंट होगा, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा इंसिजन लगाना, और नियरेस्ट पार्ट में आके उसको क्या किया जाएगा? एंड किया जाएगा। तो इंसिजन हमेशा कैसे लगता है? फार टू नियर। देखिए, फार टू नियर, सर्जन यहाँ पे खड़ा है, सर्जन यहाँ पे खड़ा है, इसका सबसे फारेस्ट पॉइंट कौन सा? ये यहाँ से उसने इंसिजन स्टार्ट किया और नियर आया, तो इंसिजन कैसे लगेगा? फार टू नियर। इंसिजन कैसे लगेगा? हमेशा फार टू नियर। चलिए, डूरिंग द मेकिंग इंसिजन ब्लेड शुड बी प्रिपेंडिकुलर। ब्लेड कैसे होनी चाहिए? प्रिपेंडिकुलर होनी चाहिए। प्रिपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और इसी को क्या बोलते हैं? प्रिपेंडिकुलर। और हमेशा इस ब्लेड को यूज़ करते टाइम आपकी इंडेक्स फिंगर है वो होनी चाहिए, वो कहाँ पे होनी चाहिए? इसके स्पाइन पार्ट ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के स्पाइनल पार्ट की ओर आपकी क्या होनी चाहिए? टॉप या फिर इंडेक्स फिंगर। ओके, हैंडल पे। ये क्या करने के लिए? बैलेंस बनाने के लिए। तो क्या करेंगे अपन? डूरिंग मेकिंग द incision blade should be perpendicular to the skin with the index finger on the top of the handle to make बैलेंस। ओके। ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये ब्लेड के हमेशा टॉप पार्ट में होनी चाहिए, ताकि आपका जो बैलेंस है वो क्या रहे? बैलेंस है वो सही तरीके से बना रहे। एक और इमेज हो तो देख लेते हैं कि आपको ब्लेड को हैंडल कैसे करना है। देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है? ब्लेड को हैंडल करना है। ये इंडेक्स फिंगर है, ये कहाँ पे रहनी चाहिए? टॉप ऑफ द बीपी हैंडल। ये क्या है? इंडेक्स फिंगर। ओके। चलिए, ताकि आपका क्या है, जब ब्लेड को आप हैंडल कर रहे हो तो बैलेंस है वो सही तरीके से बना रहे। उसके बाद में ब्लेड को यूज करने के बाद में क्या करना है? आफ्टर द यूजिंग ब्लेड शुड बी डिस्कार्डेड इन पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर। पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर के अंदर आपको ब्लेड को डिस्कार्ड करना है। ओके। बीपी हैंडल के साथ में नहीं, क्योंकि ये तो आपके इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और रिमूव भी आपको याद रखना है कि ब्लेड को जब बीपी हैंडल से रिमूव करते हैं वो भी नीडल होल्डर से करना चाहिए, ना कि हैंड से। ओके, नीडल होल्डर से। तो आफ्टर द यूजिंग ऑफ ब्लेड should be discarded
इन पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर। ओके, पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर के आप अंदर आपको क्या करना है, उस ब्लेड को डिस्कार्ड कर देना है। ओके, तो ये तो हो गया आपका रिगार्डिंग टू द सर्जिकल ब्लेड। ब्लेड कितने टाइप की होती है, उसको कैसे आपको सर्जन को फॉरवर्ड करना है। ओके, कितने नंबर की, कौन कौन से नंबर की कहाँ कहाँ पे यूज में ली जाती है, और उसको बीपी हैंडल के अंदर आप कैसे फिक्स करोगे, फिट करोगे, फिर आप उस सर्जन को कैसे यूज में करवाओगे, उस ब्लेड को कैसे उसको पास आउट करोगे। तो ये तो हो गया आपका ब्लेड के रिगार्डिंग जितना भी था। ओके, चलिए अब देख लेते हैं अपन फ्यूचर मटेरियल। ओके, क्योंकि सर्जिकल ब्लेड और फ्यूचर मटेरियल को आज के टॉपिक में अपने को पढ़ना है, इसलिए अपन देख लेते हैं अभी फ्यूचर मटेरियल को। ओके, क्या लिख देते हैं, फ्यूचर मटेरियल। ओके, फ्यूचर मटेरियल क्या है, किसको बोलेंगे। ओके, तो एक थ्रेड, थ्रेड इट मीन्स कि कोई धागा, एक थ्रेड और या फिर मेटल किसी भी बॉडी टिश्यू को, कोई बॉडी टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए या फिर उसको एक साथ अप्रोक्सीमेट करने के लिए जिसको यूज में लिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्यूचर। तो अगर अपने को डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द फ्यूचर, what is the future, तो it is a thread, it is a thread और मेटल, क्योंकि फ्यूचर कभी कभी मेटल के भी होते हैं। ओके, मेटल यूज टू क्लोज द बॉडी टिश्यू और कीप टूगेदर, यानी कि बॉडी टिश्यू को टूगेदर अप्रोक्सीमेट करने के लिए, फॉर प्रोवाइड, किस लिए, एडेक्वेट टेंशन, एडेक्वेट टेंशन प्रोवाइड करने के लिए, फॉर स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी यूज में लिए जाते हैं। ओके, फॉर अवॉइड वुंड इन्फेक्शन, या फिर टू प्रमोट वुंड हीलिंग, या फिर क्या है, वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। ओके, तो एक ऐसा थ्रेड या फिर मेटल जिसको बॉडी टिश्यू को क्लोज रखने के लिए यूज में लिया जाता है, एडोक्वेट टेंशन, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, वुंड इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, या फिर वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए एक थ्रेड और एक वायर जिसको यूज में लिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्यूचर मटेरियल। ओके, उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्यूचर मटेरियल। अगर अब पूछें कि ये जो फ्यूचर मटेरियल है ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, ये क्या आते हैं, अलग अलग साइज़ में। आपने पढ़ा होगा, अगर फ्यूचर आपने कभी देखा है या फिर पढ़ा होगा, तो ये जो फ्यूचर है आपने देखा होगा 20, 30, 40, या फिर नंबर 1 या फिर नंबर 2, नंबर 3, इस टाइप में साइज़ में आते हैं। तो ये जो फ्यूचर की साइज़ है ये कैसे फिक्स होती है, ये फ्यूचर की जो साइज़ है ये कैसे फिक्स होती है। साइज ऑफ फ्यूचर, साइज ऑफ फ्यूचर, अगर साइज़ की बात करें तो ये जो फ्यूचर की साइज़ है ये 10 से लेके नंबर 5 तक अवेलेबल होती है। फ्यूचर की साइज़ कितने नंबर में अवेलेबल होते हैं, फ्यूचर की बात करें तो 10 से लेके नंबर 5 तक। ये जो 10 है ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्यूचर होता है और नंबर 5 सबसे लार्जेस्ट फ्यूचर होता है।
ओके, फ्यूचर्स आर अवेलेबल इन 10 जीरो, 10 जीरो, ओके, 10-0 ऐसे लिखा जाता है। ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, सबसे पतला धागा होगा इसमें। ओके, 10 जीरो में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, सबसे पतला धागा होगा इसमें, स्मॉलेस्ट। 2, नंबर 5, इसको ओनली 5 लिखेंगे, ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग धागा होगा इसमें, साइज। तो फ्यूचर कौन सी साइज में अवेलेबल है, 10 जीरो से लेके नंबर 5 तक अवेलेबल। ये जो साइज़ 10 जीरो सबसे छोटी कैसे हुई, जबकि 10 तो 5 से ज़्यादा है, फिर कैसे हुई? देखिए, फ्यूचर की साइज़ हमेशा जीरो से डिसाइड होती है। किससे डिसाइड होती है? जीरो। जीरो, मान लीजिए एक फ्यूचर है जीरो नंबर का, जीरो नंबर का, ओके। अब इसको, इससे साइज़ एक मीडियम साइज़ कितनी है, जीरो की मान लेते हैं अपन। अब इस जीरो से साइज़ कितनी होगी, डिक्रीज, यानी कि जीरो से साइज़ कम हो रही है, तो जीरो से छोटी साइज़ कितनी होगी, डबल जीरो। ओके, डबल ज़ीरो। ओके, तो इसको इसको तो अपन ने लिख दिया, ये कितना जीरो है, 1 जीरो, तो इसको नंबर जीरो या फिर 1 जीरो लिख सकता हूँ मैं। इसको 1 जीरो लिख सकता हूँ क्योंकि ये 1 जीरो है, तो 1-0 कौन से नंबर का फ्यूचर हो गया, ये 1 जीरो। ये 2 जीरो है, तो इसको 2 जीरो ना लिख के मैं 2-0 लिख सकता हूँ, तो ये कितना, कौन सा फ्यूचर है, 2 जीरो। फिर इससे छोटा 3 जीरो, 2 जीरो से छोटा कितना है, 3 जीरो, तो इसको 3 जीरो ना लिख के मैं 3-0 इस तरीके से लिखूंगा। इस तरीके से आते आते कहाँ तक आते हैं, 10 जीरो तक। ओके, तो जीरो से साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, 10 जीरो तक आई, तो 10 जीरो सबसे क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फ्यूचर। ओके, फिर जीरो से ऊपर बढ़ूंगा मैं, जीरो से ऊपर बढ़ूंगा, ये तो 1 जीरो हो गया, फिर कौन सा आएगा, जीरो से ऊपर बढ़ूंगा तो मैं कौन सा आएगा, 1, नंबर 1, तो ये नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 2, नंबर 3, तो ये नंबर 3, इसी तरीके से जाते हुए कहाँ तक आएंगे, 5 नंबर तक, नंबर 5 तक। तो ये सबसे क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर का फ्यूचर होगा, नंबर 5 तक। ओके, फिर जीरो से नीचे जाऊंगा तो 10 जीरो तक सबसे स्मॉलेस्ट फ्यूचर। इस तरीके से क्या होगी, ये साइज डिसाइड होगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर होंगे तो थिक फ्यूचर होगा, क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर थिक फ्यूचर, क्योंकि आपको 2 जीरो दिख रहा है तो इसका थिक फ्यूचर होगा, 3 जीरो होगा तो ये भी थिक फ्यूचर होगा। ओके, थिक फ्यूचर। और थिक फ्यूचर को हमेशा हैंडल करना क्या होता है, ईजी होता है, ईजी टू हैंडल, क्योंकि आपको इजीली विजिबल होता है, उसको आराम से आप देख सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर 10 जीरो आप देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर का धागा थ्रेड है वो बिल्कुल पतला होता है, तो लार्जेस्ट नंबर थिन फ्यूचर, डिफ़िकल्ट टू हैंडल, बिल्कुल थिन धागा होता है 10 जीरो तक का, तो आप नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, उसको लगाने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज में लेना पड़ता है। ओके, 10 जीरो तक की साइज तक, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, डिफ़िकल्ट टू हैंडल। इनको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू हैंडल। ओके, तो ये तो हो गई साइज, ये क्या हो गई आप फ्यूचर की साइज। फिर आगे बढ़ते हैं, ये फ्यूचर होते हैं, ये कितने टाइप्स के आते हैं। ओके, टाइप्स की बात करेंगे अपन। टाइप्स ऑफ द फ्यूचर। ओके, इस फ्यूचर की टाइप्स की बात करें तो टाइप्स बहुत टाइप्स के आते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। ओके, या फिर नेचुरल और सिंथेटिक में डिवाइड कर सकते हैं, एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, मोनोफिलामेंट या फिर मल्टी फिलामेंट। मोनो और मल्टी का मतलब, अगर एक धागा सिंगल धागे से फ्यूचर बना हुआ है तो उसको बोलेंगे मोनोफिलामेंट, बहुत सारे धागे मिला के बने होंगे तो उसको बोलेंगे मल्टी फिलामेंट।
अगर नेचुरली बने हुए हैं तो उसको बोलेंगे नेचुरल, और अगर किसी कंपनी में किसी केमिकल प्रोसेस से बने हुए हैं तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक। और अगर ये ऐसे फ्यूचर हैं जो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसको रिमूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसको बोलेंगे अपन एब्जॉर्बल। और अगर उस फ्यूचर को रिमूव करना पड़े, एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन एब्जॉर्बल। तो इन फ्यूचर के टाइप्स को बहुत सारे टाइप्स में अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, इट कैन बी मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट हो सकता है या फिर मल्टी फिलामेंट हो सकता है। ओके, नेचुरल या फिर सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरल और सिंथेटिक, या फिर एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल। एब्जॉर्बल हो सकता है या फिर नॉन एब्जॉर्बल हो सकता है। ओके, चलिए फिर इसको अलग अलग देख लेते हैं अपन कि कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट फ्यूचर कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप में, और कौन कौन से को अपन मोनोफिलामेंट बोलेंगे और कौन कौन से फ्यूचर को मल्टी फिलामेंट बोलेंगे। मोनोफिलामेंट, मल्टी फिलामेंट। ओके, मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। अपन ने स्टार्टिंग में अभी बात की थी कि मोनोफिलामेंट, मोनोफिलामेंट, फिलामेंट का मतलब धागा, मोनो का मतलब एक। तो ऐसे फ्यूचर जो सिंगल धागे से बने हो उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोफिलामेंट। उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोफिलामेंट। दिस वन, ये इमेज है, इमेज में आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल सिंगल धागा, सिंगल फिलामेंट। क्या दिख रहा है आपको, सिंगल फिलामेंट। ओके, सिंगल है तो सिंगल को अपन क्या बोलते हैं, मोनो। तो ये कौन सा फ्यूचर हो गया, मोनोफिलामेंट। तो ये कौन सा फ्यूचर हो गया, मोनोफिलामेंट। नेक्स्ट मल्टी फिलामेंट की बात करूं, दिस वन इज मल्टी फिलामेंट, दिस वन इज मल्टी फिलामेंट। देखिए ये वाला फ्यूचर, एक थ्रेड, दो थ्रेड, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात, सेवन थ्रेड से मिलके क्या हुआ हो, ये बना हुआ है। सेवन थ्रेड से मिलके एक रच्ची टाइप में, ओके, एक डोरी टाइप में ये बना हुआ है। इसमें बहुत सारे फिलामेंट है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, मल्टी फिलामेंट। ओके, मल्टी फिलामेंट। या फिर इसको अपन मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब बहुत सारे, तो इसको पॉली फिलामेंट भी बोल सकते हैं। तो इसको पॉली फिलामेंट भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोफिलामेंट, क्योंकि इसमें सिंगल थ्रेड है, इसके अंदर सिंगल है, इसमें बहुत सारे थ्रेड है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया इसको, मल्टी फिलामेंट। तो कौन कौन से फ्यूचर है वो मोनो और मल्टी फिलामेंट के होते हैं। इसमें क्या है, सिंगल थ्रेड और फिलामेंट। इसमें सिंगल थ्रेड या फिर सिंगल फिलामेंट है। ओके, ये एक स्मूथ मटेरियल होता है, क्योंकि सिंगल धागा है इसलिए स्मूथ है, स्मूथ मटेरियल। ओके, ठीक है। लेकिन सिंगल है, सिंगल धागा है, सिंगल धागा है, ये थोड़ा सा कड़क होता है, जिसको बोलते हैं ना टाइट स्ट्रॉन्ग। स्मूथ मटेरियल। ओके, डिफिकल्ट टू नोट,
नॉट मतलब टाई, इसमें गांठ लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सिंगल फिलामेंट होता है, इसलिए इजीली टाई होता नहीं है, टाई खुल जाती है, नॉट खुल जाती है, इसलिए इसमें डिफ़िकल्टी होती है नॉट लगाने में। ओके, सिंगल फिलामेंट है क्योंकि इसलिए अगर इसको आप फोर्सेप से केयरफुली हैंडल नहीं कर रहे तो इसके डैमेज होने के, फोर्सेप से या फिर निडल होल्डर से, फोर्सेप से या फिर निडल होल्डर से डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये एक बिल्कुल सिंगल फिलामेंट है। ओके, तो हाई चांसेस टू डैमेज विथ फोर्सेप, फोर्सेप के साथ में डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है, लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क इन्फेक्शन का क्या है, बहुत कम है। उसी तरह में अगर पॉली फिलामेंट की या फिर मल्टी फिलामेंट की बात करूं तो इसमें मल्टी थ्रेड होते हैं, बहुत सारे थ्रेड होते हैं। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मल्टी थ्रेड और फिलामेंट, मल्टी फिलामेंट, इसको ब्रेडेड स्यूचर भी बोला जाता है। ओके, मल्टी फिलामेंट को क्या बोला जाता है, ब्रेडेड स्यूचर भी बोला जाता है, ये ब्रेडेड स्यूचर है। तो अगर आपको कभी ब्रेडेड स्यूचर पूछे तो वो ब्रेडेड स्यूचर इज ऑल्सो नोन एज मल्टी फिलामेंट, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेडेड को ही मल्टी फिलामेंट बोला जाता है या फिर मल्टी फिलामेंट को ही ब्रेडेड स्यूचर बोला जाता है। ओके, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया आप देख रहे हैं, ये सिंगल फिलामेंट है, सरफेस एरिया बहुत कम है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया, क्योंकि बहुत सारे फिलामेंट है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। ओके, हाई सरफेस एरिया, सो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज मोर कंपेरेटिव टू द मोनोफिलामेंट। तो अगर आपको पूछे कि मोनोफिलामेंट या फिर मल्टी फिलामेंट में इन्फेक्शन का रिस्क कौन से फ्यूचर के साथ में ज़्यादा रहता है, तो वो हमेशा मल्टी फिलामेंट फ्यूचर के साथ में इन्फेक्शन का रिस्क क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। बहुत सारे फिलामेंट है इसलिए इसको टाई करना, नोट लगाना बिल्कुल ईजी होता है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ईजी टू नोट। ओके, ईजी टू नोट। फिर बात करें कि कौन कौन से फ्यूचर है जिसको आप मोनोफिलामेंट बोलते हैं, कौन कौन से फ्यूचर है जिसको आप मल्टी फिलामेंट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो फ्यूचर आता है प्रोलिन, फ्यूचर आता है पीडीएस, फ्यूचर आता है इथिलॉन या फिर इसी को बोलते हैं नायलॉन, फ्यूचर आता है कैटगट, फ्यूचर आता है मोनोक्रिल। ये सब किसके एग्जाम्पल है, मोनोफिलामेंट के, यानी कि सिंगल थ्रेड से बने हुए हैं। ओके, फिर उसी तरह एग्जाम्पल की बात करूं मैं, मल्टी फिलामेंट कौन कौन से फ्यूचर है, तो आपने नाम सुना होगा वाइक्रिल का, आपने नाम सुना होगा सिल्क का। ये वाइक्रिल और सिल्क कैसे होते हैं, मल्टी फिलामेंट। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी मोनोफिलामेंट यूज़ करते हैं, ओके, मोनोफिलामेंट यूज़ करते हैं तो जब टाई करते हैं इसमें मोनोफिलामेंट में, तो टाई करते टाइम आपको हमेशा नॉर्मल लाइन स्प्रेड करना होता है, जहाँ पे टाई लगा रहे हैं, जहाँ पे नॉट लगा रहे हैं वहाँ पे। ओके, और जब भी आप मल्टी फिलामेंट फ्यूचर यूज़ कर रहे हो तो मल्टी फिलामेंट फ्यूचर को सर्जन को देने से पहले उस मल्टी फिलामेंट फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे फिलामेंट्स है यहाँ पे, ओके, और इसका सरफेस एरिया बड़ा है, इसलिए जब यूज़ करते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन में तो वहाँ पे उस म्यूकोसा को ये क्या करता है, डैमेज करता है। जब म्यूकोसा से ये पास होता है तो म्यूकोसा को डैमेज करता है। तो इस फ्यूचर के साथ में हमेशा आपको क्या करना है, उस फ्यूचर के ऊपर जेली लगा के देना है आपको, ठीक है। या फिर इस फ्यूचर को आपको पानी से थोड़ा सा गीला करके देना है ताकि स्मूथ हो जाए और म्यूकोसा को डैमेज नहीं करे, म्यूकोसा को डैमेज नहीं करे। तो वाइक्रिल और अर्रेस सिल्क, ठीक है। इस तरीके से अपन ने देख लिया मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट को, इस तरीके से अपन ने देख लिया मोनो और मल्टी को, ठीक है। मोनो फिलामेंट में सिंगल थ्रेड था, मल्टी में मल्टी थ्रेड या फिर मल्टी फिलामेंट है, इसको ब्रेडेड भी बोला, स्मूथ मटेरियल है। ओके, डिफ़िकल्ट टू नोट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हाई चांसेस टू द डैमेज विथ फोर्सेप क्योंकि सिंगल फिलामेंट है, जबकि यहाँ पे हाई सरफेस एरिया है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है, इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम है, इजी टू नोट, इसमें नोट लगाना मल्टी फिलामेंट में इजी होता है। एग्जाम्पल प्रोलिन, पीडीएस, इथिलॉन, नायलॉन और कैटगट एंड मोनोक्रिल
जबकि मोनोफिलामेंट में कौन कौन सा है, वाइक्रिल एंड सिल्क। चलिए, तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द फिलामेंट कि उसमें सिंगल फिलामेंट यूज हो रहा है या फिर बहुत सारे फिलामेंट यूज में हो रहे हैं। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट टाइप की, तो अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन, ये और अकॉर्डिंग टू द नेचर, इस दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे। नेचर अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन के च्यूचर ऐसे जो कौन कौन से च्यूचर है जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन कौन से है जो एब्जॉर्बल नहीं है, और कौन कौन से च्यूचर है जो नेचुरली फॉर्म किए जाते हैं, नेचुरली बनते हैं, और कौन कौन से च्यूचर है जो किसी कंपनी में किसी केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जो केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको पढ़ेंगे अपन, डिवाइड किया गया है उसको अलग अलग टाइप में। एक साइड लिख लिया हमने वो च्यूचर जो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक साइड में लिखेंगे ऐसे च्यूचर जो क्या होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल, जिनको रिमूव करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ओके, फिर ऐसे च्यूचर एब्जॉर्बेबल च्यूचर में वो कौन कौन से च्यूचर है जो किसी कंपनी में किसी केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, यानी कि सिंथेटिक, जिसको क्या बोलेंगे अपन, सिंथेटिक। और वो कौन कौन सी च्यूचर है जो नेचुरली फॉर्म किए जाते हैं, जिसके अंदर किसी केमिकल एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसी तरह नॉन एब्जॉर्बल च्यूचर की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे च्यूचर जो किसी कंपनी में फॉर्म किए जाते हैं, यानी कि सिंथेटिक, और ऐसे च्यूचर जो नेचुरली फॉर्म किए जाते हैं उसके लिए किसी केमिकल एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, एब्जॉर्बल सिंथेटिक की बात करूँ मैं, ओके, तो वाइक्रिल ऐसा च्यूचर है जो सिंथेटिक है और ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, मोनोक्रिल ऐसा च्यूचर है जो सिंथेटिक है और ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। पीडीएस ऐसा च्यूचर है जो सिंथेटिक है और एब्जॉर्बल है। नेचुरल की बात करूं, ओके, नेचुरल की बात करूं, ऐसा च्यूचर जो एब्जॉर्ब हो जाता है और नेचुरली फॉर्म होता है, उसके लिए केमिकल एक्शन की आवश्यकता रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि कैटगट हो गया, या फिर कौन सा, कोलेजन, कोलेजन फाइबर। ओके, फिर आते हैं नॉन एब्जॉर्बल साइड में, ऐसे फ्यूचर जो नॉन एब्जॉर्बल है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं होते, उसको रिमूव करना पड़ता है, लेकिन वो किसी केमिकल प्रोसेस से फॉर्म किए जाते हैं, केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। कौन सा फ्यूचर हो गया, प्रोलीन हो गया, कौन सा फ्यूचर हो गया, नायलॉन हो गया, कौन सा फ्यूचर हो गया, नोवाफिल हो गया, कौन सा फ्यूचर हो गया, पॉलिस्टर फाइबर। ये सब फ्यूचर कौन से हैं, सिंथेटिक, नॉन एब्जॉर्बल। जबकि आप बोलेंगे कि नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल कौन कौन से, सिल्क, सिल्क ऐसा है जिसको रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन ये नेचुरली फॉर्म होता है, केमिकल एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, इसको रिमूव करना पड़ता है। जबकि कॉटन फ्यूचर एंड स्टील, आपने स्किन स्टेपलर देखी होगी। ओके, ये भी किस में आएगी, नेचुरल नॉन एब्जॉर्बल में, क्योंकि स्टेपलर को की जो पिंस होती है उसको स्टील की बनी होती है और उसको रिमूव करना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब नहीं होती है। चलिए, तो ये तो टाइप अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन और अकॉर्डिंग टू द नेचर फ्यूचर के टाइप्स देख लिए अपन ने। फिर एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से फ्यूचर कहाँ पे यूज में लिया जाता है और उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, उसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितना है अगर वो एब्जॉर्बल है तो। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से, नेचुरल एब्जॉर्बल फ्यूचर से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, नेचुरल एब्जॉर्बल फ्यूचर। ऐसे फ्यूचर जो नेचुरल है लेकिन ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनके लिए अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो नेचुरल एब्जॉर्बल फ्यूचर में अपन ने कौन सा पढ़ा था, एब्जॉर्बल नेचुरल कौन सा था, कैटगट। तो फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे अपन, कैटगट। फर्स्ट फ्यूचर कौन सा है, कैटगट। कैटगट यानी कि ये कैट
कैट की गट से फॉर्म नहीं होता है। ये आपकी सिप भेड़ होती है, उसकी इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा से बनता है। किससे बनता है? सिप की इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा से। मेड बाई सब म्यूकोसा ऑफ सिप्स इंटेस्टाइन। भेड़ की इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा लेयर होती है, उससे उसका फॉर्मेशन होता है। कैसा दिखता है अगर आपको कैटगट दिखाया जाए तो? दिस वन इज कैटगट फ्यूचर। ये कौन सा फ्यूचर है? उसके ऊपर लिखा हुआ है कैटगट। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कैटगट। ये किससे बनता है? इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा लेयर और इंटेस्टाइन की इसकी सिप की भेड़ की। ओके, हमेशा याद रखना है आपको, ये जो सिप इंटेस्टाइन की भेड़ की जो सब म्यूकोसा लेयर से बनता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है इसका एंजाइमेटिक रिएक्शन से। इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन बाय एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। कैटगट फ्यूचर का पैकेट जब भी आप ड्यूरिंग द सर्जरी खोलेंगे, ओके, तो इसके अंदर आपको एक लिक्विड देखने को मिलेगा। जिस पैकेट के अंदर ये पैकिंग होता है कैटगट फ्यूचर, उसके साथ में एक लिक्विड आपको उसे माइनर अमाउंट में दिखेगा। वो लिक्विड क्या होता है? इस कैटगट फ्यूचर को प्रिजर्व करता है, क्योंकि ये सब म्यूकोसा लेयर है इंटेस्टाइन की, अगर प्रिजर्वेटिव साथ में नहीं होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके साथ में एक लिक्विड को मिक्स किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कौन सा होता है, ये आपको एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं कैटगट के साथ में। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन कौन सा होता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज ए प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन विथ कैटगट फ्यूचर। उसके बाद में आपको इसके टेंसाइल लेंथ के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि टेंसाइल लेंथ, एक तो होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो लॉस कब होती है? ओके, तो 50% टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉस इन 3 days। ओके, 50% टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 3 days के अंदर लॉस हो जाती है, जबकि 100% टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉस इन 15 days। 15 days के अंदर 100% इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉस होती है। जबकि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो उसमें लगते हैं 60 days। एब्जॉर्प्शन कितना है? 60 days में होगा। ओके, एब्जॉर्प्शन कितने दिन में होगा? 60 days में। अब इसकी यूजेस की बात करूँ कि ये कैटगट फ्यूचर कहाँ कहाँ पे यूज में लिया जाता है। यूजेस सॉफ्ट टिश्यू की च्यूचरिंग के लिए कहाँ पे? सॉफ्ट टिश्यू च्यूचरिंग लाइक सब म्यूकोसा और जेनाइटो यूरिनरी टिश्यू। कहाँ कहाँ पे? सब म्यूकोसा को च्यूचरिंग करने के लिए या फिर जेनाइटो यूरिनरी टिश्यूज़ को च्यूचरिंग करने के लिए कौन सा च्यूचर यूज में लेंगे? कैटगट। ओके, कैटगट का एक और टाइप आता है क्रोमिक कैटगट।
क्रोमिक कैटगट। दिस वन इज क्रोमिक कैटगट। आपको ऊपर लिखा हुआ है सर्जिकल फ्यूचर क्रोमिक कैटगट, ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रोमिक कैटगट। ओके, अब क्रोमिक कैटगट, क्रोमिक क्या है, एक साल्ट है। क्रोमिक एक साल्ट है जिसको इंक्लूड किया जाता है, इसके साथ में इसका लेप लगाया जाता है फ्यूचर के ऊपर, इसकी ड्यूरेशन को, एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए। तो इसका क्या किया जाता है, कोटेड बाई 20% KMnO4, KMnO4 के साथ में क्या इसको कोटेड किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ड्यूरेटिबिलिटी या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये इट इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ड्यूरेबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करता है, ये साल्ट है, ये क्रोमिक क्या है, एक साल्ट है। ये क्या करता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बात करें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉस कितने दिन में होती है क्रोमिक कैटगट की, क्योंकि इसने इंक्रीज किया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉस कितने दिन में होगी, तो 21 to 28 डेज। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कितने दिन में होगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन 60 to 90 डेज में। ओके, 60 to 90 डेज में। चलिए, इसके बाद में इसको यूज कहाँ पे लिया जाएगा, तो वही सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर सब म्यूकोसा लेयर में। यूजेस की बात करूं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। ओके, अब ये जो कैटगट, प्लेन कैटगट हो या फिर क्रोमिक कैटगट हो, इनको दो कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे इंडिया में भी इसको मोस्टली यूज़ में नहीं लिया जाता है। ओके, लेकिन कभी कभी यूज़ में लिया जाता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ में नहीं लिया जाता है इसको। जबकि यूरोप और जापान दो ऐसी कंट्री है जिसके अंदर ये पूरी तरीके से कैटगट को बैन कर दिया गया है। वहाँ पे कैटगट यूज़ में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक रिसर्च हुआ और रिसर्च में ये सामने आया कि ये जो कैटगट फ्यूचर है ये क्या करता है, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज एक आती है, या फिर बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या फिर मैड काउ डिजीज़, ये एक ही डिजीज़ के नाम है। ये डिजीज़ कॉज करता है ये कैटगट, क्योंकि इंटेस्टाइन की शिप से बना है, और इंटेस्टाइन या फिर ये एक डिजीज़ है जो एनिमल्स में होने वाली है। ये ट्रांसफर फ्यूचर के थ्रू होती है, किसके अंदर, पर्सन के अंदर, जिसके अंदर आप इस फ्यूचर को लगा रहे हो। तो वहाँ पे क्या कर दिया गया, इस फ्यूचर के यूज़ को बैन कर दिया गया। तो आपको क्या लिखना है, एक नोट लगा के लिखना है, नोट, कैटगट इज बैंड इन यूरोप एंड जापान because of concern over bovine spongiform encephalopathy, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। ओके, इसमें क्या होते हैं, ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं, ब्रेन की जो सेल होती है उस स्पंज लाइक सेल होती है, सॉफ्ट हो जाती है सेल। ओके, तो ये डिजीज कॉज करती है क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। ओके,
ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, इसलिए इसको कहाँ पे बैन कर दिया गया है, यूरोप और जापान के अंदर। हालांकि इंडिया के अंदर ये बैन नहीं है अभी भी, लेकिन इसको फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं लिया जाता है। ओके, फ्रीक्वेंटली इसको यूज में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट फ्यूचर की बात करूँ मैं, नेचुरल एब्जॉर्बेबल फ्यूचर, तो वो कौन सा होगा? कोलेजन फाइबर। ये जो कोलेजन फाइबर का फ्यूचर है, इसको भी फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं लिया जाता है। ये किसके टेंडन से बनता है? ये कैटल के टेंडन से बनता है, मेड फ्रॉम टेंडन ऑफ कैटल। कैटल के टेंडन से फॉर्मेशन होता है इसका। इसके स्टेलाइजेशन की अगर आपको कैटगट की पूछे कि कैटगट फ्यूचर है और स्टेलाइज आपको कैसे करना है, तो इसको स्टेलाइज बाई गामा रेडिएशन। बेस्ट स्टेरिलाइज्ड बाई गामा रेडिएशन। कैसे स्टेलाइज किया जाता है? गामा रेडिएशन से। ओके, तो ये तो हो गए आपके नेचुरल एब्जॉर्बेबल फ्यूचर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक फ्यूचर कौन कौन से? एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक फ्यूचर, ऐसे फ्यूचर जिसको रिमूव नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन किसी केमिकल रिएक्शन से, केमिकल प्रोसेस से किया जाता है किसी कंपनी में, उसको क्या बोलेंगे अपन? सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल फ्यूचर। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो नेचुरल एब्जॉर्बेबल में फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वाइक्रिल। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन वाइक्रिल। वाइक्रिल की बात करें तो ये वाइक्रिल कैसा फ्यूचर है? ब्रेडेड या फिर मल्टी फिलामेंट, अपन ने पढ़ा था, बहुत सारे धागों से मिलकर बना होता है। तो ये कौन सा फ्यूचर है? ब्रेडेड, या फिर इसको बोलेंगे मल्टी फिलामेंट फ्यूचर। ब्रेडेड या फिर मल्टी फिलामेंट फ्यूचर है। कभी कभी इसका कलर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसका कलर होता है वॉयलेट। इसका कलर कैसे होता है? वॉयलेट कलर का। इसके अंदर ये किससे बनता है? इसका फॉर्मेशन किससे होता है? तो इसके अंदर पॉलीग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। वाइक्रिल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट पॉलीग्लाइसिन प्रेजेंट। ये आपको याद रखना है कि वाइक्रिल कौन से केमिकल से बनता है? तो पॉलीग्लाइसिन से। किससे बनता है? पॉलीग्लाइसिन से। फिर बात करें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितने दिन तक परसेंट रहती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 28 टू 30 डेज तक। टेंसाइल स्ट्रेंथ कब रहती है? 28 टू 30 डेज। इसके साथ में आपको वाइक्रिल या फिर मल्टी फिलामेंट की अपन ने बात की थी कि जब भी आप सर्जन को यूज़ करने के लिए देते हैं, ओके, तो उसके ऊपर आपको क्या करना है? पैराफिन या फिर कोई जेली अप्लाई करके देनी है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। वो क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए और सब म्यूकोसा को डैमेज नहीं करे। इसको क्या बोला जाता है? वर्क आवर्स फ्यूचर्स फॉर जनरल सर्जन। जनरल सर्जन नॉर्मली फ्रीक्वेंटली हमेशा बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्यूचर कौन सा यूज़ करते हैं? वो करते हैं वाइक्रिल। ओके, तो इसलिए इसको वर्क आवर्स फ्यूचर्स फॉर जनरल सर्जन भी बोला जाता है वाइक्रिल को। वर्क आवर्स फ्यूचर फॉर जनरल सर्जन। कहाँ कहाँ पे यूज में लिया जाता है इसको? ओके, तो यूज इन सीबीडी, यूरेटर, ब्लेडर। ओके, यूज इन सीबीडी मीन्स कॉमन बाइल डक्ट की अगर सर्जरी हो रही है तो उसको एनास्टोमोसिस करने के लिए, या फिर
यूरेटर को एनास्टोमोसिस करने के लिए या फिर ब्लैडर को एनास्टोमोसिस करने के लिए। ओके, कहाँ कहाँ पे सीबीडी में, यूरेटर में या फिर ब्लैडर में। एब्जॉर्प्शन टाइम की बात करें कि ये कितने दिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन तो इसको एब्जॉर्ब होने में 60 टू 90 डेज, कितने दिन लगते हैं, 60 टू 90 डेज। ओके, तो ये कौन से प्रोसेस से, जिस तरीके से कैटगट कौन से प्रोसेस से हो रहा था, एंजाइमेटिक रिएक्शन से या फिर एंजाइमेटिक एक्शन से कैटगट एब्जॉर्ब हो रहा था, उसी टाइप में वाइक्रिल की बात करें तो वाइक्रिल कौन से प्रोसेस से आपका एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्प्शन बाय प्रोटियोलाइटिक प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से, प्रोटियोलाइटिक प्रोसेस से। ओके, अगर आपको इसको स्टेलाइज करना हो तो स्टेलाइज बाय गामा रेडिएशन, ये भी किससे स्टेलाइज होता है, गामा रेडिएशन से, स्टेरिलाइज्ड बाय गामा रेडिएशन। ये भी स्टेलाइज कैसे होता है, गामा रेडिएशन से। चलिए, अब वाइक्रिल होते हैं, ये वाइक्रिल तीन टाइप्स का आता है। वाइक्रिल सिस्टर कितने टाइप का आता है, तीन। एक होता है वाइक्रिल रैपिड, एक होता है वाइक्रिल प्लस, और एक होता है बार बेड वाइक्रिल। ओके, एक होता है बार बेड वाइक्रिल। टाइप्स ऑफ वाइक्रिल की बात करें, टाइप्स ऑफ वाइक्रिल की बात करें तो फर्स्ट टाइप इसका होता है वाइक्रिल रैपिड। कौन सा, वाइक्रिल रैपिड। देखिए इमेज में आपको दिख रहा है वाइक्रिल, आगे क्या लिखा हुआ है, रैपिड, आगे क्या लिखा हुआ है, रैपिड। ओके, रैपिड, इसके अंदर क्या परसेंटेज होता है, ब्रेडेड कोटेड पॉलीग्लेक्टिन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉलीग्लेक्टिन, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलीग्लेक्टिन प्रेजेंट है। कोई भी टाइप का वाइक्रिल हो वो पॉलीग्लेक्टिन से ही बना होता है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लेक्टिन 9/0, इसको क्या बोला जाता है, वाइक्रिल रैपिड को ऑल्सो नोन एज पॉलीग्लेक्टिन 9/0। ओके, पॉलीग्लेक्टिन 910 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन। इसलिए इसका नाम क्या है, वाइक्रिल रैपिड। इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, रैपिड होता है, जल्दी होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप कौन सा है वाइक्रिल का, नेक्स्ट टाइप है वाइक्रिल प्लस। नेक्स्ट टाइप कौन सा है वाइक्रिल का, वाइक्रिल प्लस। दिस वन इज वाइक्रिल प्लस। आपको वाइक्रिल आगे प्लस लिखा हुआ दिख रहा है। ओके, ऑल्सो कॉलेड फ्राइक्लोसन, इसको फ्राइक्लोसन भी बोला जाता है। फ्राइक्लोसन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, जिस एंटीबायोटिक का कोट लगा हुआ होता है इसके ऊपर। आल्सो कॉल्ड ट्राइक्लोसन। एंटीबायोटिक
कोटेड, एंटीबायोटिक का लेप लगा हुआ होता है फ्यूचर के ऊपर, ताकि ये क्या करता है, डिक्रीज चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है जहाँ पे भी आप इस वाइक्रिल को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, थर्ड टाइप, नेक्स्ट टाइप कौन सा है वाइक्रिल का, बारबेट। नेक्स्ट वाइक्रिल का टाइप कौन सा है, बारबेट वाइक्रिल, दिस वन इज बारबेट वाइक्रिल। बारबेट में क्या है,